नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, मुद्रा। मुद्रा, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रा या छपी हुई सामग्री बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। किताबें, पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों, नकलें, मेज पर पड़े नाटक और प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा पोस्टर आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों पर जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया में अस्तित्व को मान कर चलते हैं। यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया में बनने में इसकी क्या भूमिका है? इस अध्याय में मुद्रण की इस इतिहास को देखते हुए कैसे यह पूर्वी एशिया में शुरुआत होकर पूर्वी और भारत में फैला, मुद्रण तकनीकी प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआती किताबें, छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान, कोरिया विकसित हुई। यह छपाई हाथ से की जाती थी। करीबन 594 ईसा से चीन ने स्याही लगे काठ से ब्लॉक और तख्ती पर कागज़ को रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी। चूँकि पहले क्षितिज कागज दोनों तरह के छपाई संभव नहीं हुए थे, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एक्कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन करने लोग होते थे। सुंदर सुडौल अक्षरों से सही कलात्मक दिखाई देती थी। ये लंबे समय अरसे मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन में नौकरशाही विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं शताब्दी के परीक्षा देने वाले तादाद में बड़ी संख्या में, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ाई गई। 17वीं शताब्दी आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने और छपाई इस्तेमाल में विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता के सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी, लेन देन की मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शकल भी बन गया था। नए पाठवर्ग, काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथा, शास्त्रीय साहित्य कृतियों और संकलन, रोमानी नाटक पसंद करते थे। अमीर महिलाएं ने भी पढ़ना शुरू किया। कुछ स्वरचित काव्य और नाटक भी छपे। जापान में मुद्रण। चीन बौद्ध प्रचारक 765 से 770 से आसपास छपाई हुई तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईसा में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसे पाठक के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र की तस्वीर अक्सर कपड़ों पर, ताश के पत्तों के कागज़ के नोटों पर छपाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कभी भी छपते और खदकार भी थे। किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में एदो के शहरी इलाकों की चित्रकारी, शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसे चायघर, मजमू कलाकारों और तैयार को देख सकते हैं। महिलाओं, संगीत, सजावटें, हिसाब किताब, चाय, अनुष्ठान, भोज, शिष्टाचार, रसोई लिखी किताबें। ये पुस्तकालय एक दुकानें आटी पड़ी थीं। यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम
मार्ग यूरोप आते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते से पहुंचा। कागज ने कातिबों और मुश्किलों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। 1295 मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन ने काफ़ी साल तक खोजने के बाद इसे इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था? इतावली ने तख्ती छपाई और किताब निकालने के लिए लोग जल्द ही तकनीकी वाय यूरोप के फैल गई। मुद्रित किताब की सस्ती अश्लील मन वाले कुलीन वर्गों और भिक्षुक संघों के साथ छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी व्यापी विलास जन्मपत्र भी छपते थे। व्यापारी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबें की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर में पुस्तक विक्रेता विभिन्न दशकों को निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों में पुस्तक मेले लगने लगे तो बढ़ती मांग आपूर्ति के हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन भी नए तरीकों को सोचने लगे। अब सिर्फ अमीर लोग के यहाँ सुलेख या कविता नहीं पाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे थे। आमतौर पर एक विक्रेता या 50 किताब कातिब काम करते थे। गुटेनबर्ग जाहिर है कि किताब छपने के लिए इससे तेज सस्ती मुद्रक तकनीकी की जरूरत होती है। ऐसी छपाई एक नई तकनीकी के आविष्कार से ही संभव हो पाती थी। 1430 के दशक में स्टेनबर्ग एक योगदान गुटेनबर्ग के अंततः में कर दिया गया। गुटेनबर्ग और प्रिंट प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और यह खेती एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर हुआ था। बचपन से ही तेल और जैतून पेरिस मशीनें देखता आया था। बाद में उसे पत्थर पर पॉलिश करने वाली कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में शीशे और इच्छित आकृतियों से गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव से इस्तेमाल करने के नए आविष्कार किया। जैतून प्रेस ने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल आदर्श बना दिया। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु आकृति वाले गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग 1448 अपना एक यंत्र को मुअक्कल कर दिया। उसने पहली किताब छापी, वह बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसने 3 साल लगे। उससे समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। करीब 100 साल 1450 से 1550 यूरोप में ज़्यादातर देशों में छापे खाने लगाए गए। जर्मन के प्रिंट और मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के हिस्से में पहुंचते यूरोप में बाजार 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ से छपाई जगह यांत्रिक मुद्रक आने वाली मुद्रक क्रांति संभव हुई। यूरोप में पहली किताब गुटेनबर्ग की बाइबल से कुछ पन्ने। मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति क्या है? छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तकनीकों के लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इस बदौलत सूचना और ज्ञान से सत्ता और उसके रिश्ता ही बदल दिया। इससे लोक चेतना बदली और बदलता चीज़ों को देखते ही नज़रिया। नया पाठ्यवर्ग। छापे खाने के आने के बाद नया पाठ्यवर्ग पैदा हुआ। छपाई के बाद किताब की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति उत्पादन की जो
वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। बड़ी तादाद में प्रतियां छपना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गए और पाठक वर्ग भी बेहतर हो गया। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वह धार्मिक किताबों का वचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनते थे और किस्से भी बोल बोल कर पढ़ते थे। ज्ञान मौखिक लेन देन ही होता था। लेकिन यह संक्रमक सरल नहीं था। किताबें सिर्फ अक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप में अधिकांश लोग 20वीं सदी के साक्षर दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जाए। इसके लिए मुद्रित कृति व्यापक पहुंच का ध्यान करना जरूरी था। नहीं पढ़ाए जाते थे, वे बोलकर पढ़ाए जाते थे, सुनकर उनका लुत्फ उठाते थे। इसलिए मुद्रक ने लोकगीत और लोक कथाएँ छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी होती थी। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खाने से विचारकों व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबानियों के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों ने असहमत होने वाले लोगों को अब अपने विचारों को छाप कर उन्हें फैला सकते थे। छापे हुए संदेश के जरिए लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात पर जीवन पर कई क्षेत्र में गंभीर महत्व है। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था जिसे इसका स्वागत किया। मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोग छापी किताब के व्यापक प्रसार और छापे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि जाने इसका आम लोग के जहन में क्या असर होगा। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे कोई नियंत्रण न हो तो लोगों की बागी और धार्मिक विचार पनपने लगेंगे। मुद्रण और प्रतिरोध। छापे और लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित थे। 16वीं सदी के इटली की एक किसान ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ जानने शुरू कर दिए। उसने ईश्वर की सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए गए। रोमन कैथोलिक चर्चा उससे क्रुद्ध हो गया। धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इन्क्विजिशन शुरू कर दिया। मोनोकियो ने 2 बार पकड़ा गया। आखिरकार उसे मौत की सजा सुना दी कि धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए गए जा रहे सवाल से परेशान रोम चर्च प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। 1558 प्रतिबद्ध किताबों की सूची रखने लगे। पढ़ने का जुनून। पूरे 17वीं-18वीं शताब्दी के दौर पर यूरोप में ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चा गांव में स्कूल स्थापित किए गए। किसानों कारीगरों शिक्षित करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता 60 से 80% तक हो गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता सूर के प्रसार के साथ लोगों के पढ़ने का जैसे जुनून ही पैदा हो गया। लोगों की किताब चाहिए थे, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताब छपने लगे। नए पाठक की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म के साहित्य छपने लगे। पुस्तक विक्रेताओं को गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने और फेरी वालों को काम पर लगाया। किताबें मुख्य पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ, लोकगीत की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रथा सामग्री के आम पाठकों में इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एपोक किताबें बेचने वाले चैंपियन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी पढ़ सकते थे। दुनिया के जालिमों। अब
हेलो तुम। 18वीं शताब्दी के मध्य में आम विश्वास बन चुका था कि किताब के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों को माना जाता है कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि निरंकुशवाद और आतंकवादी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसे दौर लाई जाए जब विवेक और बुद्धि से राज हो। 18वीं सदी के फ्रांस और उपन्यासकार लुई मर्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आधी निरंकुशवाद उखाड़ उड़ जाएगा। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों ने माना कि मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची। क्या हम दोनों ऐसे संबंध बता सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देने लायक है। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतक और विचारकों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरागत अंधविश्वास, निरंकुशता व आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक और शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज़ के तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिस हुए। उनके पुनर्मूल्यांकन का मिसाल शुरू किया। तर्क की ताकत से परिचित यानी नई रिपब्लिक धर्म और आस्था को प्रशासनिक करने का मूल समझ चुकी थी। 1870 के दशक राजशाही और उनकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए थे। कार्टूनों और कैरिकेचरों से यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। हम इन तर्कों को कैसे समझ सकते हैं? इनमें कोई शक नहीं है कि छपाई विचारों के फैलाने में मदद करती है, लेकिन याद रखें कि लोग बाग हर सामग्री पढ़ते हैं। इस बार अगर रूसो वर्सेस पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य प्रोपेगेंडा का प्रचार भी। वह हर पढ़ी हुई देखी चीज़ें सीधे प्रभावित नहीं हो सकती हैं। वे कुछ विचारों पर स्वीकृत करते हैं तो कुछ नकारते हैं, फिर चीज़ें भी अपने ढंग से व्याख्या भी करते हैं। इस तरह मुद्रण और उनके मानस सीधे तौर पर भले ही नए रचाओं पर उनसे अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। 19वीं सदी में यूरोप जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। बच्चे, महिलाएं, मजदूर। 19वीं सदी के आखिर में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों और एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया था। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की पुरानी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मन में ग्रीष्मबंधु बरसने लगाकर किसानों के बीच लोक कथाएँ जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 में के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के कुछ अनुयुक्त सामग्री का ये चीज़ें कुलीन वर्गों और अश्लील लगती थीं, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह की पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला, छपने से दर्ज होती हुई और इस प्रक्रिया में बदल गई। महिलाएं पाठक और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन, एक पेशिया पत्रिका, खास तौर पर उन्हें होती थी वैसे ही जैसे ही चाल चलन गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिका। 19वीं सदी के उपन्यास
छपने महिलाएं उनका अहम पाठन मानी। मशहूर उपन्यासकार लेखिकाएं अग्रणी। नए तकनीकी परिष्कृत 18वीं सदी के अंत में प्रेस धातु से बनने लगी। 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक लगातार सुधार हुई। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क में रिचर्ड्स ने शक्ति 40 बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया। इससे प्रति घंटे 8,000 शीट ताव छाप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया। इससे एक साथ रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी की शुरुआत में बिजली से चलने वाले प्रेस पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक दो चीज़ें हुई। कामकाज डालने की विधि सुधार हुई। प्लेट गुणवत्ता बेहतर हुई। स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फुटेज विद्युत नियंत्रण भी काम में आने लगे। मुद्रकों और प्रशासकों ने अपने उत्पादन बेचने के लिए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं और उपन्यासकारों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने और एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड और 1920 दशक में लोकप्रिय किताबों एक सस्ती श्रृंखला सीलिंग श्रृंखला के तहत छपी। किताब की जल्द से जल्द अनावरण दस्त कवर 20वीं सदी के तकनीकी न्याय। 1930 आर्थिक मंदी में आने वाले प्रकाशकों को किताब की बिक्री गिरने का भय था, लिहाजा पाठकों की जेब ख्याल रखते हुए उन्हें सस्ते पेपरबैक या अल्दिश संस्करण छापे। भारत का मुद्रण संसार। आइए, भारत की छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग में से पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियाँ। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियाँ पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर हस्त से कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरों भी बनाई जाती थी। फिर भी उम्र बढ़ने के ख्याल से तख्तियों की जल्द से सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई आने वाली सभी पांडुलिपियाँ छपी जाती थीं, लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थीं, काफ़ी महंगी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी अलग अलग तरीक़ों से लिखने और चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं हो पाता था। हालांकि पूर्व और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं में उनका बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु या दास से किताबें सुनते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह से सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। छपाई भारत आई। प्रिंट प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 में केकड़ी कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छपी। कैथोलिक पुजारियों ने 1589 में कोचीन में पहली बार तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी थी। प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिसमें से कई पुरानी किताबें का अनुवाद हुआ। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत की काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के अंत तक छापेखाने का आयात शुरू कर दिया। जॉन आर्च हिक्की ने 1780 में बंगाल गज़ नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिससे खुद को यूँ परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी एक प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत के प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद और निजी अंग्रेजी उद्यम थी और अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत में धार्मिक
मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूहों में औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों में जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश करने लगे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते थे, उनमें से सुधार करते चाहते थे, जबकि अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। सारे वाद विवाद प्रिंट सरेआम पब्लिक हुए। छपी हुई पुस्तकों और अखबारों न केवल नए विचार प्रचार प्रसार बल्कि उन्हें बहस और शक्ल भी तय हुए। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज में धर्म सुधारकों, हिंदू रूढ़िवादी और विचार विधवा दाह एक वर्ग, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती जा रही पुस्तकों के और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचने लगे। ख्याल आम बोलचाल में भाषा छपाया गया। राजा राम मोहन राय 1821 प्रकाशित किया। रूढ़िवादियों ने उनके विचार को टक्कर देने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार जामे जहां नामा अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुआ। हिंदुओं के बीच छपाई का खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल दिया। तुलसीदास और 16वीं शताब्दी में किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य से सस्ते लिपिकृत ग्राफिक संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस, बम्बई की श्री वेंकटेश्वर प्रेस, अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपीं। मुद्रित और लेन में ले जाने वाले आसान होने के कारण व्यवस्था इन्हीं कहीं थी। प्रकाशन के नए स्वरूप, छापे खाने के नए तरह के खेल, लेखन के लिए भूख जगी। जैसे जैसे लोग पढ़ने की छपे हुए पन्नों की अपनी ज़िंदगी में अपने तजुर्बे, अपने भय भोगे हुए रिश्तों के देखने की चाहत बलवती होगी। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक साहित्य विधा इन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम। जल्द ही उसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इससे अनुभव का नया संसार, मानव जीवन में विविधता का बोध हुआ। दूसरी तरफ साहित्य विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों लेख पाठकों की दुनिया में हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में उन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं को उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे उनका स्वरूप तय हुआ। 1870 के दशक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर कार्टून छापने लगे। कुछ शिक्षित भारतीयों ने पश्चिमी पोशाक, पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया, जबकि कुछ अन्य सामाजिक परिवर्तनों को लेकर एक डर देखा गया। सामाजिक व्यक्तित्वों, राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया गया तथा राष्ट्रवादी का भी समाजवादी की सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। महिलाएं और मुद्रण, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी सफा गोही और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ने लगे। 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बनने लगे तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं में लेखिकाओं को जगह दी और उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम भी जितना इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। उनके परिवारवादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और इन्हीं दलितवासी मुसलमानों को लगता था कि
उर्दू में रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार किया। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, संस्कृत पहले विकसित हो गई, पर गंभीर हिंदी छपाई शुरुआत 1870 के दशक में हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण के समर्पित था। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके लिए संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई और औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मामलों में लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं के महिलाओं को गृहस्थी चलाने वाले फैशन नुस्खे बताने और कुछ साथ कहानियों, धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन। पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ में लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा औरतों ने आज्ञाकारी बीवियों बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म में विचार लिखी। खालसा टेक्स्ट सोसाइटी ने इस तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तकें छापी। अच्छी औरतें बनने के उद्देश्य कई संवाद के रूप में पेश किया। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें और चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिनके चलते गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीद की और स्थिर में आ गए। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तक खोलने लगे, जिसमें किताबें की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। पुस्तकालय अक्सर शहरों और कस्बों में होते थे, जहां यदाकदा संपन्न गांवों में थी। स्थानीय अमीरों के पास पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत में जाति भेदभाव के बारे में तरह तरह की पुस्तकों और निबंध में लिखा जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलन, मराठी यथाफोबे, गुलामगिरी, 1871, जाति प्रथा, अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र भीमराव अम्बेडकर और मद्रास वी रामास्वामी नायकर ने नाम बेहतर जाने लगे। जाति जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन, जन संप्रदायों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों और आलोचना करते हुए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्रिकाएं और गुटे छपे। कारखानों और मजदूरों में बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। उसी समय तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी, लेकिन कानपुर में मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे, छाप कर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता समझाने की कोशिश की। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी तहत 1798 में पहले औपनिवेशिक शासन में सियासी पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं थे। मज़ेदार की बात यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के लिए इसकी शुरुआत कदम कंपनियों को प्रशासन की आलोचना करने और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजी खिलाफ उठे। कंपनी इस बात से चिंतित थी कि आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में हो बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक अधिकार पर हमला न बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय 1820 दशक में प्रेस की आज़ादी को नियंत्रण करने वाले कुछ कानून पास किए। कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाते हुए अखबारों के प्रकाशन के प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी देसी भाषाओं में अखबार पर संपादकों का गुहार अर्जी लगाने लगे। 1835 में गवर्नर जनरल बेकिंग प्रेस कानून पुनर्समीक्षा करने वाले राजी हो गए। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मार्कले ने पहले आज़ादियों के बारे बहाल करने हुए नए कानून बनाए। 1857 विद्रोह के बाद प्रेस स्वतंत्रता पर रवैया बदल गया। वृद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जो भाषाई समाचार राष्ट्रवाद में समर्थन में मुख्य होते गए, त्यों औपनिवेशिक सरकार के बड़े नियंत्रण का प्रस्ताव बहस तेज होने लगा। आयरिश प्रेस कानून
1878 वर्नोल प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस की छपाई, रटन और संपादकीय सेंसर करने वाले व्यापक हक मिला। अब से सरकार के विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों को नियंत्रण और नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता है तो अखबार को पहली चेतावनी दी जाती है, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता है और छपाई की मशीनों को छीन ली जा सकती है। लेकिन दमन की नीति बावजूद राष्ट्रीय अखबार देश की हर कोने में फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग, राष्ट्रवादी ताकतों हौसला अफजाई और जारी किया। राष्ट्रवादी आलोचना खामोश करने वाली तमाम कोशिशों को उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब में क्रांतिकारी 1907 में काला पानी भेजा गया, बंगाल गदर तिलक ने अपने केसरी में उसके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। संक्षेप में